बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द भेजने का फैसला कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात बरामद कुंदगान की शमूलियत यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच साहब ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने खवातीन की गिरफ्तारी और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला किया है। बहुत बड़ा डेलीगेशन जा रहा है मेरे ख्याल से। ये बहरहाल इनफरादी तौर पे अगर उनके कॉमर्स सेक्रेटरी से हमारे कोई वज़ीर तिजारत या वज़ीर ख़जाना या कोई बात करें या कोई पूरे डेलीगेशन जो है वो मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कि, लेकिन ऐसा हुक्म रहा है कि पूरी दुनिया से डेलीगेशन जा रहा हो। अमूमन ये होता है कि टेलीफोन पर रब्ता हो जाता है, या ये है कि क्योंकि वहाँ जाके किससे मिलेंगे, फैसला तो ट्रंप ने करना है ना। तो ये पूरा यहाँ से जो जा रहा है, बहरहाल देखते हैं कि हमारी तो दुआएं साथ हैं कि कोई अच्छी खबर वहाँ से लेकर आएँ। मालिक बलोच साहब नवाज शरीफ साहब से मिले और सारी सियासी जमातों को इंगेज आपस में होकर इसका सियासी हल निकालना चाहिए बलूचिस्तान के मसले का। एक तो जाहिर है इसका जो हार्डकोर टेररिज्म है उसके अगेंस्ट तो एक जो ऑपरेशंस हैं वो होने चाहिए इंटेलिजेंस बेस्ड, लेकिन ये कि इसका हल भी निकलना चाहिए। दूसरा ये कि मिडल कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ा अच्छा, उसमें डेलीगेशन बाहर से आए और पाकिस्तान की एक प्रोजेक्शन हुई कि पाकिस्तान का के पास इतने मिनरल्स और इतने क्रिटिकल मिनरल्स, ये दोनों अलग अलग इनको अगर रखें तो मेटल्स को और क्रिटिकल मिनरल्स को। बहरहाल तो ये है कि ये मुल्क की, लेकिन ये है कि एक सियासी जो इंतशार है वो अपनी जगह मौजूद है और वो मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता रहता है। और ये सारा उस वक्त हो रहा है बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में जब पूरी दुनिया में एक तलातुम है और रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं, मुल्क अपने आप को संभाल रहे हैं। जहाँ पर सियासी तनाज़ात थे वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए इस वक्त, और कि भाई मुल्क की सिक्योरिटी और मईशत और आगे लोगों ने कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे कमाना है, कैसे तिजारत करनी है, उस तरफ दुनिया चली गई है। और बहुत बड़ा एक गालिबन एक नया तूफ़ान आने को है, और वो तूफ़ान जो है वो महंगाई की शक्ल में आता है, या ये है कि महंगाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है और तिजारती मामलात ख़राब होते हैं तो वो फिर तारीख़ ये बताती है कि वो फिर जंगों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं प्रॉपर। यानी ट्रेड वॉर जो है, पहले भी बात में कह चुका हूँ कि हमेशा ट्रेड वॉर जो है, कभी पानी के ऊपर लड़ाई हो गई, तारीख उठा के देखें आप, कभी जो है वो ज़रात के ऊपर लड़ाई हो गई, कभी वो तो मतलब है कि बुनियादी तौर पे जंगें जो हैं वो, या ये कि आप पूरे यूरोप की कॉलोनाइजेशन देखें तो उसके पीछे भी, मैं बात वही कर रहा था कि उसके पीछे भी आपको ट्रेड नज़र आती है और फिर उसके बाद वॉर्स भी हो रही हैं। अब इसमें और ये इराक के ऑयल तक और फिर जहाँ जहाँ जंगें हुई तो उसमें उसके पीछे एक जो है वो हमें तिजारती मामला नज़र आता है। अब यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने रात को जो है चंद घंटे जब रह गए थे, ये चाइना को उन्होंने कहा था कि जो है आज वो इसको हटा दें जो उनकी तरफ से जवाबी टैरिफ है, वरना ये कि हम मज़ीद बढ़ा देंगे। और उन्होंने रात को फिर जो है ये, अगर फर्स्ट मैं कोट करूँ, ये सोशल ट्रूथ पे उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेरी साउथ कोरिया के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे जाहिर है वो बगावत, नाकाम बगावत और मार्शल वार्शल आने की कोशिश हुई थी, तो वो वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी है। उनसे बड़ी अच्छी बात हुई और हमने सरप्लस टैरिफ्स और ये सारी बातें की, और परचेज ऑफ US LNG, अब US अमेरिका की LNG वो खरीदें साउथ कोरिया वाले, ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और अलास्का की पाइपलाइन में फिर वो जॉइंट वेंचर में जाएं, और फिर उसके आगे जो एक ये जुमला जो कंप्लीट हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड पेमेंट फॉर द बिग टाइम मिलिट्री प्रोटेक्शन वी प्रोवाइड टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हम जो उनकी जो हिफाजत करते हैं और फौज उनको हमने दी हुई है, तो ये हमें उसका पैसा भी चाहिए। ये जो हैं ये दे बिगन दीज पेमेंट्स ड्यूरिंग माय फर्स्ट टर्म बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन उसके बाद स्लीपी जो बाइडेन जब आया तो
रीजंस पता नहीं चले, और उन्होंने जो है वो ये स्लीपी जो बाइडेन ने पैसे उनसे लेना बंद कर दिए साउथ कोरिया से। और साउथ कोरिया जो है उनकी टॉप टीम जो है एक जहाज़ में अमेरिका आ रही है, और ये है कि देखते हैं कि क्या बात होती है, और ये कि बहुत से दूसरे मुल्कों के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है वो जो हमने फौज वहां पर रखी हुई है, ठीक है, 28,500 फौज जो जनूबी कोरिया है वहाँ पे 28,500 फौज मौजूद है, और वो जो फौज है उसको यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स ऑफ कोरिया भी कहते हैं। ये पैसिफिक कमांड की, फोर्थ हम दिखाएं तो ये पैसिफिक कमांड की एक अंडर उनके आता है यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया। और ये जो है ये 1957 से 53 में तो ख़त्म हो गई थी ना, 53 में तो ख़त्म हो गई थी ये कोरिया वॉर, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई होती रही कोरिया के साउथ और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। तो फिर तो अमेरिका ने फिर वहाँ पे जो है वो 38 पैरेलल पे, जहाँ से जो DMZ है, डिमिलिटराइज्ड जोन है, तो वहाँ से एक तो अक़वाम मुत्तहिदा भी वहाँ पे इधर में रखें। वो ये जंग का ख़त्म नहीं हुई, कोरिया की जंग ख़त्म नहीं हुई। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि कुछ जंगें ख़त्म नहीं होती, जैसे इंडिया और चाइना की जंग ख़त्म नहीं हुई, कश्मीर की जंग ख़त्म नहीं हुई। कुछ जंगें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो एक स्टेटस को पे हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी तरह डीमिलिटराइज्ड जोन। कुछ जंगें अपनी जगह रुकी हुई हैं, यानी वो बस रुकी हुई हैं अपनी जगह, ठीक है। सियाचिन, यानी वो जो जंगें हैं वो यानी वो उनका कोई फैसला नहीं हुआ, बरसा बरस से या कई दहाइयों से उनका फैसला नहीं हुआ। तो ये जो जंग है कोरिया वाली, ये भी इसमें ना कोई जीता ना कोई आ रहा है। एक दरमियान में जोन बना, और जोन में जो है वो डीमिलिटराइज्ड जोन बना 38 पैरेलल पे, और इस तरफ जो है वो 28,500 फौज आ गई। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये कहते रहे हैं, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के अभी ये मेरे ख्याल से चंद रोज पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट में एक सीक्रेट मेमो आया, ये मार्च की 29 तारीख को, और हमने डिस्कस भी किया था इस प्रोग्राम में। ये सीक्रेट पेंटागन मेमो आया था चाइना पे, फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें, और उसमें जो है वो जिसके बारे में कहा गया था कि वो जो कंजर्वेटिव थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसके ऊपर ही बिल्कुल प्रोजेक्ट 2025 को ही रिप्रोड्यूस कर दिया है। जो उनके सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं पेटी हेक्सेट ने वो कहा था कि चाइना अगर, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट था बात, इसमें बात ये थी कि अगर चाइना अटैक करे ताइवान पे, तो उस सूरत में जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमने एक तो होमलैंड डिफेंसेस को अपने मजबूत करना है अमेरिका के, और दूसरा ताइवान की हिफाजत के लिए अगर हमें आसपास से फौज ले जानी पड़े तो हम ले जाएंगे। यानी एक तरह से साउथ कोरिया में एक पैनिक फैल गया कि भाई ये टैरिफ आने से पहले ही हो गया था कि साउथ कोरिया जो है, क्योंकि उनके सर पे तो एक न्यूक्लियर पावर बैठी है, नॉर्थ कोरिया, जो कि हर थोड़े दिनों के बाद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, तो और वो रशिया में भी हैं। तो ये साउथ कोरिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि साउथ कोरिया जो है वो अब क्या सिचुएशन। तो ये उन्होंने रात को बात की, लेकिन फिर उसमें जिक्र आ गया कि मिलिट्री अच्छा, दूसरी जो बात है ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हिंद अक्सू से उनकी बात हुई, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये जो मुआहदा हुआ है ना 28,500 फौज वहाँ पे जो मौजूद है, और ये हम देखें तो इनकी बड़ी बहुत बेसिस हैं साउथ कोरिया के अंदर। ये सेकंड स्लाइड में देखें ना, 28,500 फौज जो ये कैंप केसी में है, उसके बाद ये गैरिजन्स में और ये मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब बहुत बड़ी तादाद है जो 28,500 फौज का वहाँ पे होना जो है ये बड़ा नंबर है। इशू जो है वो ये है कि ये देते हैं $1.23 बिलियन साल के, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपनी इलेक्शन की कैंपेन वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं व्हाइट हाउस में होता तो मैं कम से कम साल के $10 बिलियन लेता साउथ कोरिया से।
और यहाँ पे मैं ये कोट कर रहा हूँ कि ये थर्ड कोरिया टाइम्स उस वक्त ये कैंपेन के दौरान इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि 10 बिलियन साल के जो हैं, ये 16 अक्टूबर 2024 को इन्होंने कहा था कि 10 बिलियन अगर मैं होता तो $10 बिलियन लेता साउथ कोरिया से। तो ये तो स्लीपी बाइडेन जो है, अच्छा ये इन्होंने रात को भी मैसेज दिया कि स्लीपी बाइडेन जो है उसने पता नहीं क्यों ये मुआहदा मुलतवी कर दिया, मैं होता तो ये बहुत ज़्यादा लेता। और फिर इसमें जो है ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की जो कोरिया की साउथ कोरिया की जो न्यूज़ एजेंसी है, मैं 7th स्लाइड कोट अगर करूँ यहाँ पे, तो ट्रम्प सेज के ही एंड हैंड डिस्कस साउथ कोरिया डिफेंस पेमेंट्स, यानी पैसे जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो मांग रहे हैं हिफाजत के लिए, पैसे दो हमें। और हिफाजत किससे? जाहिर है कि चाइना से या नॉर्थ कोरिया से, और वरना और जितना खर्चा हुआ है और जितना हो सकता है पहले का भी मांग ले वो पैसा, कितना खर्चा हो रहा है तो आपने क्या किया है। क्योंकि वो 2019 में ये जो है ये उस वक्त 2019 में भी ये कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं 2019 का दिखाऊं ना, ये वॉइस ऑफ अमेरिका 8th स्लाइड, तो ये 2019 में नवंबर 2019 में इन्होंने कहा था कि ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट अप्रोच टू मिलिट्री कॉस्ट शेयरिंग कुड हर्ट अलायंस विथ योर। तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि भाई वहाँ जो फौज हमने रखी हुई है तो उस फौज का खर्चा जो है वो हम क्यों बर्दाश्त करें। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कि यूक्रेन को इन्होंने अब ये कहा है कि हम यूरोप से भी नहीं फौज कम कर रहे हैं, और हम क्यों यूरोप की सिक्योरिटी को बर्दाश्त करें, और अगर सिक्योरिटी उन्होंने देनी है तो हमें मजीद पैसे दें। डिफेंस उन्होंने बढ़ाया भी अपना, उन्होंने सबने कहा कि हम 5% कर देंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर वगैरह, लेकिन ट्रम्प साहब जो है उस पर बात नहीं, और बात ख़राब होती चली गई। वो फिर डायरेक्ट जो है वो उनकी रशिया से टॉक्स होनी शुरू हो गई और टॉक्स हो रही हैं। अच्छा, चाइना ने जो है वो जवाब दिया, और चाइना ने 84% 84% उन्होंने टैरिफ लगा दिए। अच्छा, 84% टैरिफ का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ है, एक चीज़ ₹1 में, ये पहले मैं बता चुका हूँ ये बात कि ₹100 में तैयार हुई और ₹100 में वो चाइना से निकली और चाइना से वो अमेरिका की बंदरगाह या पोर्ट पे पहुंची, तो 84% का मतलब है कि वो 184 की हो गई। ठीक है, और उनकी तरफ से जो 104 के करीब आ गए थे, तो वो 104 का मतलब है कि ₹100 में निकली, तो पता चला आते आते उस पर टैक्स इतना लगा कि वो कुछ खरीद से निकल गई, डबल हो गई इसकी प्राइस। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि जो चाइना पे इन्होंने क्यों लगाया, इन्होंने 50% और क्यों लगा दिया चाइना पे। इन्होंने ये कहा कि जी चूंकि हमने चाइना पे कम लगाया था, लेकिन चाइना ने चूंकि जवाब दिया आगे से, तो अब हम 50% और लगा रहे हैं। अब जनाब आज ये हुआ है कि खुदा करके हिम्मत पकड़ी हो, पता नहीं कैसे पकड़ी है, ईयू ने भी टैरिफ लगा दिया अमेरिका पे चाइना की तरह। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पे टैरिफ लगा दिए हैं चाइना की तरह, और ये एक पूरा आप समझें कि ये ग्लोबल ऑर्डर या डिसऑर्डर ये किस रुख पे जा रहा है, ये अब जो है ये आने वाले दिन तय करेंगे। क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो ये इकदाम है, और अगर हम यूरोपीय यूनियन की हम देखें, अगर हम दिखा सकें उनका जो प्रेस स्टेटमेंट है, अगर हमारी टीम दिखा सके, तो ये 37 है स्लाइड, तो उसमें कमीशन का जो प्रपोजल है वो ये है कि ट्रेड वो जो है उन्होंने कर लिया, 3 किस्तों में लगेगा, और ये जो है इन्होंने $21 बिलियन का इन्होंने टैरिफ आयद कर दिया है ईयू ने अमेरिका पे। ईयू ने, चाइना ने तो बाद में करना, चाइना ने तो किया ही है, ईयू ने भी हिम्मत पकड़ ली है, और उन्होंने ये कहा है कि जी ये निगोशिएटेड सेटलमेंट अगर हो जाती है तो ठीक है, दूसरी सूरत में पहले तो हम टैरिफ्स उन पे लगाते हैं, और ईयू ने टैरिफ्स लगा दिए। और ये जो टैरिफ्स हैं ये इन्होंने अमेरिका के ऊपर जवाबन, ना सिर्फ ये कि चाइना ने, बल्कि ईयू ने भी टैरिफ लगा दिए हैं, जो कि स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल से। जैसे ट्रंप ने कहा था ना कि इस तारीख से स्टार्ट होंगे, 4 तारीख से, 9 तारीख से, 10 तारीख, इन्होंने कहा 15 से स्टार्ट होंगे। और यह है कि अगर अमेरिका एग्री कर जाता है, बातचीत कर लेता है, निगोशिएशन कर लेता है, तो फिर हम देखते हैं। तो ईयू ने आज इन पे जो है वो, अच्छा अब उसकी एग्जैक्ट जो है वो 21 भी है, कुछ लोग 30 भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि 30 बिलियन का इन्होंने टैरिफ लगा दिया।
अब जनाब सूरत हाल ये बनी है कि महंगाई का अच्छा नहीं, दो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि यूरोप में फ्लडिंग होगी चाइना की मसनूआत की। तो यूरोप को ये भी पता है कि हम जो हैं वो चाइना की मसनूआत, जो सस्ती मसनूआत हैं, चाइना से, वियतनाम से, जापान से, बाकी जगहों से, अभी किसी को टैरिफ में रिलीफ नहीं मिली। ये ध्यान में रखें, किसी मुल्क को टैरिफ में कोई रिलीफ नहीं मिली, किसी भी मुल्क को। इवन नेतन्याहू वहां से जलील होकर वापसी, देखे ना, 17% टैरिफ वो तो जलील हो गया है वहां से। लेकिन यह है कि वो जो ईयू की तरफ से अब दो चीजें हैं, या तो यह है कि वहां पर एक अच्छा स्टॉक मार्केट सुबह से वो बिल्कुल जो है ना, सुबह यानी लोगों ने ज़ाहिर है सरमाया अपना लोग बेचते हैं फौरी तौर पे अपने शेयर्स को फरोख्त करना, अनसर्टिनिटी है भाई, बेचो बेचो, पता नहीं कहीं ये डिफ़ॉल्ट ना हो जाए कंपनियां, कहीं दिवालियां ना निकल जाए, कहीं पैसा ना डूब जाए, तो शेयर्स निकालो। तो एक वो शेयर भी बेच रहे हैं, बॉन्ड्स भी बेच रहे हैं, एक पैनिक फैला हुआ है। और उसमें पूरी जो स्टॉक मार्केट अगर हम देखें सुबह, तो ये हमें बिल्कुल गिरती हुई नज़र आ रही है। इस स्लाइड देखें तो बिल्कुल चाइना, जर्मनी, यूके, कनाडा, जापान, यूएस, ये सारा का सारा जो है, ये 6 स्लाइड हम देखें तो ये जो है ये स्टॉक मार्केट ट्रंप की इनॉग्रल से लेके अभी तक जो है आज की तारीख तक ये स्टॉक मार्केट्स कहाँ गई हैं। अच्छा, नीचे जाते 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 चाइना के ऊपर उठ गई है। आज नोट करें, ये येलो चाइना उठ गया ऊपर, जर्मनी नीचे। अच्छा, अब इसमें जो है वो दूसरा जो हुआ है वो ये है कि $60 फी बैरल से कम आज ऑयल हो गया। अच्छा, अब इसे आम आदमी के लिए दो चीजें हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप में है तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वहां पर चाइना का सामान और वियतनाम का सामान जो अमेरिका में नहीं जाएगा वो इधर आ जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, तो वो फेंकेंगे तो उनकी ब्रांड्स और गिरेंगी। अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बेहतर करते हैं, कैसे नहीं करते, वो उनका काम है। दूसरा यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके लिए वहाँ पर भी एक महंगाई का तूफान आ गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने आज एक और बात उनके जहन में आ गई है अचानक बैठे बैठे। वो कहते हैं कि असल तो जो दुश्मन है, जिसपे जो अब्यूज़र हैं, वो तो फार्मास्यूटिकल हैं। फार्मास्यूटिकल्स वालों को जो दुनिया में ये अद्वियात बना रहे हैं और जो हमें लूट रहे हैं कि ये दवाई फलानी मुल्क की दवाई है, फलाने मुल्क की दवाई है, फलाने मुल्क की दवाई है, तो इनके ऊपर जो है वो टैरिफ लगाओ और बहुत ज़्यादा लगाओ। उन्होंने कहा शॉर्टली, वो बहुत जल्द, आज ही शायद अनाउंस कर दें, कल अनाउंस कर दें और टैरिफ अनाउंस कर दें। अच्छा, अब ये जहन में रखें कि जो अगर हम ये देखें कि इंडिया को मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना, इंडिया में और ईयू में आपको एक बड़ी कॉमन चीज़ नज़र आती है। अगर आप ये ट्रेड का देखें ना सारा सिलसिला, वो ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पे आप ये अगर हम 12th देखें तो ये जो है इसमें हम ये 12th को देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जा रही हैं वो 8.8 बिलियन वो ड्रग फॉर्मुलेशंस पे, टेलीकॉम, फिर स्टोन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टोन्स जाते हैं और फिर वहाँ से वापस भी स्टोन्स ही आते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि कॉटन, आयरन, स्टील, ये सब तो ड्रग जो है फार्मास्यूटिकल वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये अगर हम इसको यहाँ से देखें, ये भी दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ये 14th। तो इसमें जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स ऊपर हैं, फिर फार्मास्यूटिकल नीचे आते हैं, लेकिन बड़े हैं। लेकिन बहरहाल फार्मास्यूटिकल जो हैं वो एक बड़ी एक्सपोर्ट है जो कि जाती है इंडिया से अमेरिका को। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ये देखें कि यूरोप से क्या जाता है, यूरोप से सबसे ज्यादा क्या जाता है अमेरिका को, तो यूरोप से भी तो कुछ जाता होगा ना। तो 13 स्लाइड देखें तो सबसे ऊपर जो है वो मेडिसिन हैं, 13th मेडिसिन सबसे ऊपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोटर कार्स और बाकी चीज़ें वगैरह वगैरह, लेकिन मेडिसिन सबसे ऊपर है। और जो बड़ी दुनिया की जो कंपनियां, जो रॉश कह लें या हम उसमें एस्ट्राजेनेका कह लें या स्नोफी कह लें या जीएसके कह लें, ये सारी जो है, इनोवा, ये सारी जो हैं ये यूरोप के अंदर हैं। इसी तरह से इंडिया की फार्मास्यूटिकल वो तो हम पहले भी कई दफ़ा मैं खुद भी कह चुका हूँ कि इंडिया की दवाइयाँ जो हैं, अच्छा वो मेडिसिन जो
यानी जो कहना चाहिए ना कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन और बाकी जो और वो भी इंडिया से बहुत बड़ी तादाद में जाती हैं, और ये सबसे बड़ा, अब इसके ऊपर भी टैरिफ आयद होने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं सबसे बड़ी दुनिया की, अगर 10th हम देखें, इनके ऊपर टैरिफ आयद होने जा रहे हैं। और ये जो है ये वैक्सीन की तो सबसे ज़्यादा दुनिया में फाइज़र और फिर जॉनसन एंड जॉनसन, अच्छा ऊपर सबसे अमेरिका की कंपनीज हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो फिर बाकी कंपनीज आ जाती हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना ये है कि हम जो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और इन्होंने हमें खूब लूटा है, बर्बाद किया है। और एक ऐसा उनके जहन में किसी ने बिठा दिया है कि वो जो हैं वो कहते हैं कि जो हम इसके नतीजे में $2 अरब जो हैं फ़ायदा होगा। कैसे होगा $2 अरब, ये शायद उनको किसी ने नहीं बताया। साउथ कोरिया जो है वो एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, और साउथ कोरिया के ऊपर अगर वो टैरिफ्स भी आयद करते हैं और साउथ कोरिया से वो फ़ौज मौजूद रखने का 10 बिलियन या उससे ज़्यादा या पिछला खर्चा भी लेते हैं, तो साउथ कोरिया की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा शटर होगी, और बड़ी ब्रांड्स हैं साउथ कोरिया की। और एट्थ में हम देखें अगर, तो टॉप ब्रांड्स में उनकी सैमसंग सबसे बड़ी उनकी ब्रांड है, LG बहुत बड़ी ब्रांड है उनकी, हुंडई सबसे बड़ी, दूसरी किया, और फिर उसके बाद ये LG के केमिकल्स भी हैं, सैमसंग की बायोलॉजिक्स भी हैं। तो ये बहुत उनकी जो है बड़ी ब्रांड्स हैं, और ये बड़ी ब्रांड जो हैं ये टॉप 25 कंपनी जो हैं ये मुतासर होंगी बहुत ज़्यादा अगर इन पर टैरिफ लग गए। आईफोन जो है, आईफोन एप्पल, ये टिम कुक जो है, ये स्टीव जॉब्स क्या मतलब है कि क्या शख्सियत हालिया जो तारीख़ है, या ये जो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अब स्टीव जॉब्स ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा उस वक्त कि मैं ये एप्पल को और ये सारी प्रोडक्ट ये बना रहा हूँ। तो और टिम कुक उसके बाद आए तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। वो जब शुरू में इनॉग्रल पे भी मौजूद थे, उन्होंने 1 मिलियन शायद उधर भी दिया। फिर उसके बाद जो एक वो और सैम ऑल्टमैन और सारों ने मिल के ये कहा कि अच्छा जी हम इसमें मज़ीद टेक जाइंट्स हैं तो आगे लेके चलेंगे। लेकिन यह है कि जो आईफोन है, वो आईफोन अमेरिका में अगर आईफोन है किसी के पास तो वो उसको आईफोन जो है ना उसकी एक सबसे कीमती चीज़ हो गई इस वक्त। उसका सबसे कीमती एसेट इस वक्त उसका आईफोन हो गया है। क्योंकि एक तो वैसे ही एक वहाँ पे एक है ना कि जी आईफोन, आप आईफोन है भाई, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि वो आईफोन जो है वो $2300 का भी नहीं हुआ, वो $3500 क्रॉस कर गया है। आईफोन $3500 क्रॉस कर गया है। तो इससे पहले कि उसकी कीमत कहीं ऊपर नीचे हो, अगर किसी के पास है आईफोन तो अपना आईफोन किसी को बेच दे, तो $700-800 का डॉलर का और $3500 बना ले। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हो सकता है फिर एप्पल के मामला ठीक हो जाए। 3500 का हो गया वहाँ पे, 3 गुना ज़्यादा, 3-4 गुना ज़्यादा, 3 गुना कम से कम शूट कर गई प्राइस आईफोन की। आईफोन के बारे में शायद ये नहीं पता, प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता होना चाहिए कि एक आईफोन जो बनता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 40 मुल्कों से आते हैं। 40 मुल्कों से उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आते हैं, तो फिर उसके बाद एक आईफोन तैयार होता है, ठीक है। और एक अगर फोर्ड का ट्रक आपने तैयार करना है अमेरिका में, तो उसके लिए कम से कम 13 से 14 मुल्क ऐसे हैं जिनसे आपको सामान मंगवाना पड़ेगा, तो फोर्ड ट्रक तैयार होगा। अच्छा, अमेरिका क्या देता है बाकी दुनिया को? सबसे ज्यादा सोयाबीन, ठीक है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा सोयाबीन दे रहा है। अब यहां इशू यह है कि 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो यह है कि यूरोप को, चाइना के जहन में यह है कि हमारी मार्केट, तो मार्केट उनकी जो है वो जाहिर है कि इंडिया में अपनी प्रोडक्शन है, चाइना की अपनी प्रोडक्शन है। चाइना इंडिया में आके इंडिया चाइना तो बनता नहीं है। तो यूरोप जो है, अब यूरोप के अंदर चाइना की फ्लडिंग होने वाली है सामान की, और टेलीफोन्स और टेक्नोलॉजी और AI और ये और वो और सारा, वो उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो सारे CEOs हैं वो आज मिले EU की सदर से, और उन्होंने आखिरी मिनट तक ये कोशिश की कि किसी तरह से ये रुक जाएं, और उन्होंने कहा कि ये किसी तरह से रुक जाएं, लेकिन ये रुका नहीं। और ये फार्मास्यूटिकल वालों ने कहा कि हमारी बर्बादी हो जाएगी, पहली बर्बादी हो गई है, टैरिफ लग गए हैं, आप जवाब में लगाएंगे। ट्रम्प गुस्से में तो ट्रम्प ने EU को, अब चाइना भी जवाब लगाया है ना, जवाबन उसने लगाया, चाइना ने आगे से कर दिया। तो EU ने जो ये ऐलान कर दिया है, तो अब चाइना, क्या ट्रम्प जवाब में करेंगे?
जो चाइना के साथ किए EU के साथ करेंगे? ये देखें ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अच्छा, उसके साथ ही फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए वेरी शॉर्टली ये 34 जो है ना, ट्रम्प से फार्मास्यूटिकल टैरिफ्स। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं और दो बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट यूं हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, यानी अगले 2-4-5 दिनों में 2-4 मामला सामने आएंगे ना। एक तो ये कि ऑयल की प्राइस गिर गई, क्योंकि मईशत ही रुक गई, चीज़ स्लो हो गई, ऑयल की प्राइस रुक गई। वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि हमारी LNG खरीदो। $320 बिलियन की LNG उन्होंने कहा है EU से खरीदो, तो शायद फिर तुमसे हम बातचीत कर सकें। $320 बिलियन की LNG अमेरिका से खरीदो, और अगर तुम खरीदते हो $320 बिलियन की LNG, तो फिर हम EU से बात कर सकते हैं। तो EU ने आगे से फिर उसके बाद जो है ये उन्होंने ये टैरिफ लगा दिए $320 बिलियन। ये उन्होंने कहा ये निगोशिएट होगा, इससे कम पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, कम से कम 320 बिलियन आने चाहिए। उन्होंने आगे से टैरिफ लगा दिए। अच्छा, अब ये है कि ये अच्छा, बरतानिया भी अलग है, बरतानिया EU में नहीं है, तो बरतानिया भी हटो बचो की पॉलिसी में किस तरह बात करेंगे, आगे करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अब देखते ही है कि टैरिफ, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा बोरोइंग जो है और महंगाई वो आनी शुरू हो गई है बरतानिया में। लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ पर भी चाइना का सारा सामान आ जाए और ब्रांड्स आ जाएं और ये आ जाए, लेकिन फिर लोकल इंडस्ट्री का क्या होगा? तो ये कंपनीज जो है ना, मल्टीनेशनल की अपनी चॉइसेस हैं, मगर ये जो ग्लोबलाइजेशन, ये जो फ्री ट्रेड का मामला चला सारा, उसमें मुल्कों की अपनी वो है ना कि भाई मैंने कंपनी जो है यार यहाँ पे इस्लामाबाद में या जकार्ता में या दुबई में या लंदन में या अमेरिका में या मुंबई में, कहीं पर भी है, और फिर मैं उसकी दूसरी बना के और खोलता हूँ, वहाँ मैं एक चीज़ बनवाता हूँ, वहाँ से वहाँ करता हूँ, वहाँ से वहाँ, ये इस तरह ये सिलसिला चल रहा था ना। अब ये कि जी अचानक जो है वो कंपनी दर की है, लेकिन दूसरे मुल्क से आएगी चीज़ तो उस पर टैक्स लगेगा, तो फिर तो वो तो मामला ख़राब हो गया। तो या तो ये है कि एकदम से चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फ्लडिंग होनी शुरू हो जाएगी, टेलीफोन जो वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, यानी चाइना का सामान इंडिया में आना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इंडिया की जो मार्केट है उससे सस्ता होगा यकीनन। ये भी हो सकता है कि यूरोप के अंदर चाइना का सामान आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट तो कोई है ना, चाइना को मार्केट चाहिए अपनी। अच्छा, इंडिया क्या करेगा? यूरोप में इंडिया अपना सामान भेजेगा, या ये है कि और कौन सी मार्केट, या अमेरिका के साथ ही उनके मामला ठीक हो जाएंगे? लेकिन ये देखना है भी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जंग जो है ये आगे मैंने आपसे कहा कि ये तलखी की तरफ ये जंग जा रही है, ये हॉट वॉर की तरफ भी ये मामला जा सकते हैं किसी भी वक्त। अच्छा, जो एक खातून है, उनका नाम है सोनाता कोल्टर। तो सोनाता कोल्टर जो हैं वो लीड करेंगी अमेरिकन डेलीगेशन को, और वो ये डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, ये मॉस्को में भी रही हैं। ये लीड करेंगी कल ये जो अभी हो रहा है अगले का दिन में, जो इस्तंबुल के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया और अमेरिका के। लेकिन रशिया और अमेरिका के मुलाकात की जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो रशिया के सफारत खाने में हो रहे हैं। रशिया के सफारत खाने में ही खातून जाएंगी और वहाँ मीटिंग होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। और जो रशिया की तरफ से जो लीड कर रहे हैं वो अमेरिका में जो रशिया के नए एम्बेसडर गए हैं, तो वो जो हैं वो जो अमेरिका में रशिया के नए एम्बेसडर गए हैं, ठीक है ना, वो पहले कनाडा में रहे, फिर उसके बाद वो नॉर्थ अमेरिका को देखते रहे रशियन फॉरेन डेस्क पे, और वो लीड करेंगे रशिया के डेलीगेशन को, और ये यहाँ से अमेरिका से लीड करेंगी सोनाता कोल्टर, जो कि डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट की। और इन्होंने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि बहुत सारे मामला डिस्कस करेंगे, यूक्रेन डिस्कस नहीं होगा, ये जो सफारती ताल्लुकात की बहाली। अब देखिए ना, थोड़ा सा वो नीचे लेवल पे चला गया, पहले तो मार्को रूबियो और पेथी तो सारी खुद शख्सियात मौजूद थी, लेवरोव आए थे, तो ये थोड़ा सा इसलिए नीचे गया वो कि सफारती मामला को बेहतर करने के लिए हम ये सारा मामला करेंगे। अच्छा, तो ये इसी दौरान जो है वो कोई 21 दफ़ा या 22 दफ़ा जो है यमन पे रात को स्ट्राइक्स हुई अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से यमन पे स्ट्राइक्स हुई, उसमें कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद नहीं हैं। 22 अटैक्स हुए, 22 अटैक्स, और उसमें जो है 16 लोगों के जो हुतीज़ हैं उनके मारे जाने की इत्तला आई, और उसके बाद जो है वो हुतीज़ ने 30 मिलियन
डॉलर्स का एक और उनका जो MQ रिपर गिरा दिया हुतीज़ ने, और वो गिरा दिया रात को उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने तो ये जो यहाँ पे ये सूरत हाल है बहर अहमर में, रेड सी में, उन्होंने अटैक किया, इन्होंने जवाबी अटैक कर दिया। और कुछ देर पहले उनका कहना यह है कि हमने तल अवीव को दोबारा निशाना बनाया है, और तल अवीव में सायरन और ये और वो सारा हमने हुती ने दोबारा निशाना बनाया है। अच्छा, जो वॉशिंगटन पोस्ट है आज का, उसमें 28 उसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरक्शी, उनका एक मजमून शाया हुआ है। उन्होंने ऑपेड लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में कि द बॉल इज़ इन अमेरिकाज कोर्ट, और उसमें वो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका से मुज़ाकरात होने वाले हैं, अभी ओमान में शुरू होने वाले हैं, और ईरान रेडी है उसके लिए, ठीक है। और ये जो है इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस के लिए, वो कहते हैं कि मैंने पहले भी, ये इनका वॉशिंगटन पोस्ट में आ छपा हुआ है, ये कहते हैं कि मैंने पहले भी 2019 में भी जो मुज़ाकरात हो रहे 2021 में, उसको भी मैंने लीड किया, और ईरान रेडी है इंगेजमेंट के लिए, और वी ऑल मीट इन ओमान ऑन सैटरडे इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस के लिए, और ये टेस्ट होगा, और ये है कि बात सारी होगी। लेकिन आगे वो जाके बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें एक कंडीशन तो पहले बड़ी ज़रूरी है कि मिलिट्री ऑप्शन ख़त्म हो, मिलिट्री ऑप्शन ख़त्म कर दें। ये वॉशिंगटन पोस्ट में वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखें, ट्रंप ने जो है वो ये कैसे, अगर इसको आगे थोड़ा सा करें, अगर हमारी टीम, वो कह रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड टुडे वी नीड टू फर्स्ट एग्री के देयर कैन बी नो मिलिट्री ऑप्शन, लेट अलोन अ मिलिट्री सोल्यूशन की ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। और ट्रंप चूंकि ये बात यूक्रेन की सीज़फायर में पहले कह चुके हैं कि जी मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। और फिर आखिर में उन्होंने क्लोज ये किया कि प्राउड नेशन है ईरान, और अगर यहाँ पे जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे करती है, हम कभी जो है वो सर अपना नहीं झुकाते। और ये है कि टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है इतनी दूर, और लोग मर रहे हैं इसमें आगे पीछे। इफ़ वी आर शोन रिस्पेक्ट वी विल रेसिप्रोकेट। जो क्लोजर इनका मजमून का है, काफ़ी लंबा मजमून है, लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। और मिलिट्री ये जो है वो बिल्डअप्स और ये अपोजिट सिग्नल देते हैं। और मार्क माई वर्ड्स, ईरान प्रेफर्स डिप्लोमेसी but it knows how to defend itself. We have not yielded to the threats in the past and we will not do so now or in the future. We seek peace but will never accept submission. अच्छा, अब ये उनका छपा है वॉशिंगटन पोस्ट में, और उस वक्त छपा है, और बॉल अब उनके अमेरिका के कोर्ट में है, और ये वो चाहना चाहें तो वो फैसला करें, और नहीं फैसला करते तो वो करें। और ये प्रेसिडेंट ऑफ पीस अगर बनना चाहते हैं, ट्रंप का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि बनना चाहते हैं तो बन जाए, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी को चॉइस में कर। ये वो है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो हम लोग जो लेटर दे के गए थे, और उसके बाद ईरान की बात आगे चली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दाएं बाएं सारे। लेकिन साथ ही हुतीज़ ने जो आज वहाँ से हुआ है कि उन्होंने MQ रिपर गिरा दिया, अभी तल अवीव पे अटैक हो रहा है, और उसके साथ जो वो शिनबित का जो सरबराह था जिसको उन्होंने हटाया था रॉन बैनर को, उसको बहाल कर दिया अदालत ने। और वो एक खाना जंगी की सूरत हाल है इसराइल के अंदर, और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि तुर्की के अंदर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और तुर्की की तारीफ भी कर दी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है अर्दोगान। दूसरा ये है कि ये जो साथ ही वो टेरिफर्मी जगह मौजूद है, और साथ ही ये कि उन्होंने कहा एक जगह थोड़ी सी लेके और वहाँ पर जो है वो कोई अमेरिकन भी इन्वॉल्व हो जाए बिल्डिंग वगैरह में, इसमें कोई इशू नहीं है। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी अभी टेलीफोन पे बात हुई है स्टीव विटकॉफ से। स्टीव विटकॉफ इसी रीजन की तरफ चल पड़े। स्टीव विटकॉफ जी नाज़िम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अली ज़फ़र साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी कुचाई की जानिब से हिदायत की गई है कि मुलाकात वाले मामले को ये मुलाकातें हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको एक तो ये कि आज चले जाना चाहिए था गालिबन मालिक साहब के साथ। इस मसले को, बलोचिस्तान का जो पोलिटिकल हल है, इसको वो हल करें। वो खुद नहीं जाते तो दूसरे जो वज़रा हैं या बाकी जो लोग हैं जाके उसको देखें कि क्या मसला है भाई, इसका कोई पॉलिटिकल हल अगर ढूंढना है तो वो जल्दी ढूंढें। वो बाद में 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद तो फिर हालात कुछ और होंगे।
तो ये इनको जल्द से जल्द करना चाहिए, और पूरे दुनिया के अंदर इससे टर्मोइल है। और यहाँ जो है, अच्छा अब इसमें दूसरी जो बात है, एक बंदा, उस बंदे का नाम है रायन रॉथ। इसका जिक्र हम पहले तफसील से कर चुके हैं, तो लंबी इसकी बस इसको याद दिला देते हैं कि ये रायन रॉथ कौन है। ये रायन रॉथ जो है, ये वो बंदा है जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला किया था, पकड़ा गया था, फायर किया था, ये पकड़ा गया था। अब इसके जो पेपर्स वहाँ पे अदालत में जो पेश हुए हैं, उन्होंने जो पूरा इसके ऊपर चार्ज लगाया है इसके ऊपर, उसमें ये है कि ये यूक्रेन से इसने असलहा खरीदने की कोशिश की थी, और ये यूक्रेन में सर्व करता रहा है। अच्छा, अब यूक्रेन में अगर सर्व करता रहा है तो क्या ये यूक्रेन में, मतलब यूक्रेन में कैसे पहुंच गया था लड़ने के लिए? ठीक है, यूक्रेन में ये मौजूद था और ये यूक्रेन में लड़ा था। इसके बारे में ये भी इतला आई थी उस ज़माने में कि इसने अफगानिस्तान में दौरा करके लोगों से कहा कि आप रशिया के अगेंस्ट लड़ना है, तो उसने कोशिश की थी लोगों को भरने की कि यूक्रेन के साथ शामिल होकर वो रशिया से लड़ें। फिर ये आई, लेकिन अब जो अदालत में कागजात इसके पेश हुए हैं डिपार्टमेंट जस्टिस की तरफ से, जो चार्जशीट किया गया, उसमें यह है कि ये इसने यूक्रेन के अंदर ये रहा और यूक्रेन से इसने जो है वो रॉकेट्स और स्नाइपर्स और आरपीजी खरीदने की कोशिश की, या खरीद लिए या खरीदने की कोशिश की। बहरहाल उसका बहुत सा हिस्सा क्लासिफाइड है अभी तक कि भाई ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये जो मौसूफ हैं ये वहाँ पे पहुँच गए। गज़ा में, वहाँ पर आज फिर गज़ा में शहादतें हो गई, और उसकी वजह ये है कि नेतन्याहू पैनिक में आ गया है, क्योंकि नेतन्याहू को ये पता है कि एक तो अमेरिका से बात नहीं बन रही, दूसरा ये कि अमेरिका हो सकता है ये पैसा मांग ले सारा वापस, कि जैसे साउथ कोरिया से उन्होंने कहा कि सारा जो आपको पैसा दिया था। और ये भी बात ध्यान में रखें कि जब उसने बात की ना नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी तो उसने कहा कि 17% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही दे रहे हैं, इसमें बाद में बात करेंगे, तुम्हें इसराइल को पहले हम बहुत पैसा दे रहे हैं। तो मसला ये है कि अगर ये बात उन्होंने साउथ कोरिया से की है कि मिलिट्री के जो खर्चे हैं उसको बराबर करो और 10 अरब, तो उनके जहन में इसराइल नहीं होगा इस वक्त। ऑयल की प्राइस अगर कम हो रही है, यानी चूंकि मईशत सुस्त होना शुरू हो गई है, और अमेरिका कह रहा है हर एक से हमारी एलएनजी खरीदो, तो भाई अमेरिका की एलएनजी खरीदेंगे तो बाकी जो खलीजी ममालिक क्या देंगे? फिर वो वहाँ से, मतलब देखें ना, अगर वो कह रहे हैं ईयू को कि भाई आप हमारी एलएनजी खरीदो, वरना यह है कि हम टैक्स लगाएंगे, तो खलीजी ममालिक कहाँ से देंगे उनको? तो एक ओपेक प्लस भी अपनी जगह एक मजबूत एक ब्लॉक बन गया, और इसी दौरान डॉलर, इसी दौरान डिजिटल करेंसीज, एक पूरा, मैंने कहा ना, वंस इन अ लाइफ, एक जिंदगी में कोई एक ऐसा वक्त आता है जब पूरा एक नस्ल को देखती है कि अपने सामने के पूरा एक सिस्टम तलपट हो रहा है। वो पूरा जो सिस्टम, पूरा आलमी निज़ाम जो गिर रहा है ना, पूरा सिस्टम, उस सिस्टम, वो सिस्टम ये हमारे सामने आ रहा है पहला। ठीक है, उससे पहले 71 में ऐसा नहीं हुआ था, निक्सन ने कहा था कि हम सोने को अलग कर लेते हैं डॉलर से। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ना, जिसमें एक गालिबन एक बड़ी जंग है चाइना और अमेरिका की, लेकिन उसमें ईयू चाइना के साथ खड़ा होकर ईयू ने जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं। मतलब ईयू की तरफ से अमेरिका को टैरिफ लगाना जो है, इसको आप इसको मजाक ना समझें आप। अच्छा, और ये जो ईयू की जानिब से टैरिफ्स हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये उन टैरिफ से भी ज़्यादा मैं इनको अहमियत दे रहा हूँ जो टैरिफ जो हैं जो लगाए हैं चाइना ने। भाई चाइना की तो बात समझ में आती है ना, ईयू ने टैरिफ लगा दी है। ये बहुत बड़ा स्टेप ईयू ने लिया है कि ईयू जो है उनकी जो सरबराह हैं, उन्होंने पहले चाइना से भी बात की और फिर उन्होंने चाइना के साथ, अब यानी आप ये समझें कि कनाडा ने थोड़े से लगाए थे टैरिफ का जवाब दिया था, और फिर उसके बाद जो है वो ईयू ने जवाब दिया है 27 मुल्कों ने, और 27 मुल्कों के फार्मास्यूटिकल्स और बाकी कारोबारी। ट्रम्प कह रहे हैं कि जिसने काम करना है वो हमारे पास अमेरिका आ जाए। ट्रम्प साहब को दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही, जो मैंने कल भी बात की थी, कि ये जो लोग मजदूरी करते हैं, या जो टेक्सटाइल में काम करते हैं, ये जो अद्वियात बनाते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज में काम सारा दिन करते हैं, जो ये अमेरिका में आपने वीज़े भी बंद करके उनको भी बाहर निकाल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना, इलीगल फलाना डिमाकना उनको भी निकाल रहे हैं। तो ये वहाँ का जो गोरा साहब है अमेरिका का, उसका काम नहीं है सुबह 6 बजे जाके ये वो सिलाई मशीनों पर टेक्सटाइल तैयार करना है या सारा दिन लेबॉर्ट्रीज में काम करना है। ये आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये मुल्क जहाँ पे लोगों की जिंदगियाँ इससे वाबस्ता हैं। तो और एप्पल की तो ब्रांड ही गई, क्योंकि एप्पल का मसला ये कि अब एप्पल वहाँ पर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो कौन सा फ़ोन बनेगा?
भाई दूसरा फोन, जो भी फोन बनेगा तो उसके लिए तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। ये क्रिटिकल मिनरल्स पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, चाइना क्रिटिकल मिनरल्स पे आ रहा है, और क्रिटिकल मिनरल्स पे भी आ रहा है, मेटल्स पे भी आ रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो या अब इसमें से हुल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन पीछे। पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने आज एक और बात की, इन्होंने ये कहा कि जी वो खुद ही एक इन्होंने स्टोरी फेंकी हार्ट्स के थ्रू, जो इनका इसराइल का न्यूज़पेपर है, इन्होंने एक स्टोरी फेंकी कि जी रफ़ा का जो इलाका है, वो रफ़ा का पूरा जो इलाका है उस इलाके को एक बफर जोन बनाने की बात इसराइल कर रहा है। अब ये कहाँ से बात हुई है, ये तो मतलब इसका ये स्टोरी में देख रहा था तो इसको फिर मैंने दाएं बाएं चेक किया तो उन्होंने कहा जी वो यहाँ पर पूरा जो रफ़ा का इलाका है, यानी तकरीबन गज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गज़ा की पट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उससे हम जो है वो एक बफर जोन बना लेंगे। 1/5 इलाका, जो अगर गज़ा की पट्टी को देखें तो जो रफ़ा है वो बिल्कुल जाहिर है कि एक बिल्कुल वो इलाका है जो कि रफ़ा क्रॉसिंग है ना, रफ़ा से फिर जाता है सामान बाहर। अगर रफ़ा गज़ा की पट्टी को देखेंगे, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, तो यहाँ से फिर इजिप्ट के साथ, तो इसको बफर जोन बना देंगे। तो बफर जोन कैसे बना देंगे, तो बफर जोन बना के कौन रहेगा, इसराइल की फौज रहेगी और इसको इजिप्ट बर्दाश्त करेगा, वो फिलदर्फी कॉरिडोर पे आने दे रही है, स्टोरी फेंक दी। तो इशू ये है कि अच्छा फिर उसके बाद खलीजी मुल्कों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका ऑयल कहाँ जाएगा। अगर अमेरिकन कह रहे हैं कि हमसे एलएनजी खरीदो, हमसे एलएनजी खरीदो, एलएनजी खरीदो, और उन्होंने उनकी तरफ से जो है वो अच्छा ये देखें ना, ये जो है ये उनका ये कहना कि जी हमसे खरीदो और हमसे अगर नहीं खरीदोगे तो मतलब ईयू ने मानने से इनकार कर दिया ना, ईयू ने मानने से इनकार कर दिया। वो 320 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने जो बात की थी। अच्छा ये रोनन बार जो है उसके ऊपर से अदालत ने पाबंदी हटा ली। रोनन बार शिन बेत का सरबराह है और शिन बेत के सरबराह का फड्डा है नेतन्याहू से, वो नेतन्याहू को बरतरफ कर दिया, अदालत ने बहाल कर दिया आज। और साथ ही जो है ये टर्की के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और टर्की जो है वो सीरिया के साथ किसी भी वक्त, सीरिया और टर्की और ये चूँकि वहाँ पे जो अटैक्स किए थे, मैं पहले भी बात उस दिन भी की थी कि वो उन इलाकों पे अटैक्स कर रहा है नेतन्याहू जहाँ जो कि टर्की की प्रेजेंस है वहाँ पे। तो नेतन्याहू तो वहाँ से लेने गया था इजाज़त के जी आप हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ पे सीरिया पे मज़ीद अटैक करें। उन्होंने कहा ये तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है, तुम आपस में मामला तय करो, नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं दरम्यान में आ जाता हूँ। इसी दौरान जो है वो लोग अपनी करेंसी, क्योंकि डॉलर ने कहाँ जाना है, डॉलर ऊपर जाएगा महंगा होगा, नीचे जाएगा कहाँ जाएगा क्या होगा। तो एक तो इस वक्त लोगों का अब तो ट्रिलियंस के अंदर, अब आज कल तक देखते हैं ये ब्लड बात होता है क्योंकि ईयू की तरफ से आ गया ना। मैंने उससे कहा कि चाइना ने तो जो किया सो किया, ईयू ने भी डाल दिया टैरिफ। अब क्या चाइना जो है वो ईयू का, अच्छा उनकी तरफ से तरदीद हुई है चाइना की तरफ से कि हमारे कोई फौजी नहीं है यूक्रेन की पास, और ये जो है ये उन्होंने कोई बोर्ड वोर्ड देके एक तस्वीर उन्होंने जेलेंस्की की, लेकिन दुनिया में इतनी खप पड़ी है कि जेलेंस्की के लिए टाइम नहीं है, सब ऐसे कि मिनरल डील साइन करे, और उसके ऊपर तकरीबन ओदेसा निकल गया। ओदेसा की जो बंदरगाह है, जो मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ काफ़ी दफ़ा कि ओदेसा की बंदरगाह यानी ब्लैक सी तक वो आएगा पुतिन, और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के गालिबन अमेरिका के साथ कि ओदेसा जो है उस तक हमने आना है और ब्लैक सी तक आना है। ऑल्दो कि टर्की इसको बहुत ज़्यादा शायद पसंद ना करे, लेकिन बहरहाल ये पुतिन का और कहीं ट्रंप की आपस में बात हुई है। उस नक्शे में देखें तो वो फिर वो ब्लैक सी के जो बंदरगाह है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीच में ओदेसा रह गया। तो ओदेसा का भी काफ़ी इलाका जो है वो तेज़ी के साथ ये ध्यान में रखें कि वो रशिया के हमले नहीं खत्म हो रहे, सीज़ फायर नहीं हुआ। और सीज़ फायर उस वक्त होगा जब वो जवाब आएगा, और जवाब में ये होगा कि ये डीमिलिटराइज जोन बनेगा, इलेक्शन होंगे, वो वगैरह वगैरह, वो लिख के देंगे, मिनरल्स डील साइन हो जाएंगी। तो यूक्रेन को फेंक दिया उठा के, वो यूक्रेन को साइड पे फेंका ना उठा के जेलेंस्की को, कि जेलेंस्की को पुतिन इस दौरान वो रगड़ा लगा हुआ है। ईयू जो है वो बजाय इसके कि वो उधर वो जो कोलिजन ऑफ विलिंग बन रही थी 800 बिलियन की, तो वो कोलिजन ऑफ विलिंग को छोड़ के इधर वो महंगाई और टेरिफाइड हो रहे हैं। मैंने आपसे दो बातें की ना, या तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी यूरोप के अंदर, क्योंकि चाइना की फ्लडिंग होगी सामान की, इंडिया से सामान यूरोप की मंडियों में वो ऐसे ही पहुंच जाएगा, वो ऐसे ही लोग सस्ता से क्या, लेकिन फिर उनकी अपनी इंडस्ट्री का क्या होगा, उनकी अपनी इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी सारी। मतलब यूरोप कहीं कॉलोनाइज तो नहीं होने जा रहा, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ जो एशिया है उनके मुल्कों के हाथों ये कॉलोनाइज तो नहीं होने जा रहा, तारीख का पहिया उल्टा तो नहीं चल पड़ा कहीं कि वो पता चला, क्योंकि वहाँ जो सामान है और बाकी जो चीज़ें हैं, अद्वियात ये वो सारी, तो वो हो सकता है उनकी मार्केट खुल जाए, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये एक अच्छी खासी कप है। और इसमें दरमियान में ये बात हम ध्यान में रखें कि आज कम से कम इतनी शदीद तनाव में भी एक हुतीज ने
उन्होंने अटैक किया। एक तो गज़ा पे शहीद किए हैं अभी लोग थोड़ी देर पहले, और गज़ा पे इन्होंने इसलिए शहीद किए हैं कि उससे पहले जो है इन्होंने हूतीज़ ने मिसाइल दाग दिया था, और वो आयरन डोम और थाद वार्ड अब नहीं रोक रहे। अरब ममालिक भी जाने दे रहे हैं ऊपर से कि वो जाएं ऊपर से, और स्टीव विटकॉफ का इंतजार हो रहा है कि वो आके इसको अमली जामा पहनाएं इसको, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया इसमें है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। आज इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी हुई है स्टीव विटकॉफ की कि मैं आ रहा हूँ अभी थोड़े दिनों में, और मैक्रोन होके गए वहाँ से। तो बात सारी ये है कि इसमें ये तमाम जो एक अनसर्टन सूरत हाल है, उसमें अगर कोई वाहिद चीज़ कहीं नहीं हो रही तो वो ये है कि ये मैन मेड क्राइसिस नहीं क्रिएट किया जा रहा, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है। लोग कह रहे हैं यार इस वक्त मईशत देखो, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लो, देखो ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, आपने किस तरह से देखना है, मतलब है कि वो ज़रा होता है ना कि जूम आउट करके देख रहे हैं। और हम इस वक्त जो है वो जिन मामलात में फंसे हुए हैं, तो वो मामलात ऐसे हैं कि जिनसे हमें निकल के कोई एक बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले करने का वक्त है। लेकिन वो बदकिस्मती से, मैं वही बात कह रहा था कि आज डॉक्टर मालिक जब गए हैं तो मुझे उम्मीद इस बात की थी कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ फौरी तौर पे बढ़ा जाता, और इसी तरह से ये है कि इत्तेहादी कभी और कभी पीटीआई के अंदर मसाइल हैं, कभी ये मसाइल हैं, कभी वो है, कभी वो, यही जो बड़े दुनिया के इश्यूज़ हैं उनको आप देखें आगे आने वाले दिनों में। जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि 300 बिलियन की तो ये आउटसोर्सिंग की मार्केट है, कि जो बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो ये आप देखें ना, ये ख़त्म हो जाएगा सारा। पेपॉल ये अच्छा पैसे आ रहे हैं, अच्छा यहाँ से ही भेज रहे हो, अच्छा उसके थ्रू ये हुआ है तो अच्छा उस पर टैरिफ क्यों नहीं लगा, उस पर क्यों नहीं लगा, ये भी तो सर्विसेज है ना, इन पे भी तो टैरिफ। अच्छा जी आपने अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मुझे नहीं पता कि इनके जहन में आया कि नहीं आया, अच्छा जी आप ये ChatGPT ओपन AI ये तो दूसरे मुल्क में दे तो टैरिफ लगेगा, अच्छा वहाँ से कोई चीज़ आ रही तो ये जो है ये भी उसी में आ रहा है, ये जो सर्विसेज हैं ये भी उसी में आ रही हैं। अब ये कि आने वाले दिनों में ये कैसे चलता है आगे सिलसिला, और इसमें हम क्या फैसले करते हैं पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, सवाल ये कि मैनमेड क्राइसिस है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स है और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, और ये है कि जो दुनिया में हो रहा है उससे हम डिसकनेक्टेड हैं। गालिबन फैसला साजी हमारे पास नहीं है, सवाल इसके कि हम छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दुनिया में ज़रा बेहतरी आएगी, और अगले 2-4 दिनों में चूँकि ये बड़े मुज़ाकरात भी होने हैं, ईरान का मामला तय होना है अमेरिका के साथ, और उसके साथ ही फिर गज़ा का मामला तय होना है, यूक्रेन का तय होना है, लेकिन साथ ही चाइना जो है वो भरपूर अंदाज में यूरोप के साथ मिलकर टैरिफ की जंग में कूद पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।